हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, इसके पहले हमने चैप्टर 13 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप चैप्टर 13 तक नोट्स कंप्लीट करें। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। आवर प्लेनेट अर्थ इज ओनली वन ऑन विच लाइफ as we know is exist. Life on the earth is depend on the many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water and food. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms of the earth. क्या होता है कि आवर प्लेनेट अर्थ, हमारा जो प्लेनेट होता है वो क्या करता है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट होता है। हमारा प्लेनेट क्या है, अर्थ। वो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है। लाइफ हमारी काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर दे रखा है मैनी फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर, मतलब जो हमारी लाइफ होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है जिस पर हम लाइफ जी सकते हैं। या क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा एक ऐसा टेम्परेचर या रेंज होता है, एम्बिशियंट टेम्परेचर एंड फूड। हम जानते हैं कि हमारा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर हमारी लाइफ हम जी सकते हैं या हमारा जीवन जी सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है तो हमारे लिए खतरा हो जाता है और कम टेम्परेचर में भी हम नहीं जी पाते हैं। हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि अर्थ इज ए एनर्जी फ्रॉम सन। क्या कहता है, ऐसे रिसोर्स बहुत सारे होते हैं तो उसमें से सबसे पहला क्या हो गया, हमारा सोर्स सन ही हो गया। सन एक क्या हुआ, अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। एनर्जी कौन प्रदान करता है, हमें सन। प्लांट को भोजन सन के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स में हमारा सन, क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इसको आगे देखते हैं हम। What are these resources on the earth? These are the land, the water and air. Water and air क्या होता है, लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो लैंड, वाटर एंड एयर होता है। इसके बिना क्या होते हैं, लोग का अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फियर। तथा जो अर्थ की आउटर क्रस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर। आउटर क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फियर। वाटर कवर्स 75 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर्स होता है हमारी सरफेस पर, हमारी अर्थ पर 75% कवर करता है। इट इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, दिस कंपेराइज द हाइड्रोस्फियर। क्या करते हैं, जो अर्थ पर 75% क्या होता है, वाटर होता है। तो ये क्या करता है, जितना भी पानी अंडरग्राउंड होता है हमारी अर्थ पर, जहाँ जहाँ पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोस्फीयर। क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब हम इसको आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड the air that covers the whole of earth like a blanket is called the atmosphere. अगर हम इसे मिला दे तो ये क्या करता है, एक ऐसी अर्थ जो हमारी ब्लैंकेट को कवर करती है, अर्थ को हमारी ब्लैंकेट के रूप में कवर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। हमारा वातावरण, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड दिस exist this life supporting zone the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is the biosphere. क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है उस पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा लाइफ। इन तीनों को मिलाकर हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, तो इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर अगर तीनों प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर्स। इसे हम बायोस्फीयर्स कहते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। एयर एंड द वाटर एंड सोइल फ्रॉम द नॉन लिविंग। जो एयर होता है, वाटर होता है और जो सोइल होता है, ये कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन लिविंग कंपाउंड, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। लेट अस स्टडी दिस एबायोटिक कंपोनेंट डिटेल इन द ऑर्डर। अंडरस्टैंड देयर रोल इज सब्सिस्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ। अब हम इसके आगे देखते हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या होता है हमारा, ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या है हमारा, एयर।
तो हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। क्या करते हैं, जो एयर की कंपोजिशन होता है उसको हमने क्या किया पहले चैप्टर में, या हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ लिया इसको। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसियस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर इटीसी। यह क्या करता है कि यह बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन कितना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में 21%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो 0.03% प्रेजेंट रहता है, और जो नाइट्रोजन रहता है वह हमारा 78% प्रेजेंट रहता है। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on Earth in planets such as Venus and Mars। ये क्या करते हैं, जो प्लेनेट होते हैं हमारे वेनस और मार्स, इन पर लाइफ अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि इन पर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पर क्या करते हैं, ये प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पर, उन पर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पर CO2 गैस ज़्यादा होती है। क्या करते हैं, वहाँ पर जो CO2 गैस होती है वो ज़्यादा होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्लेनेट पर ये जो मार्स और वेनस होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती और CO2 गैस ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। अब हम इसका आगे देखते हैं, द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। We have talked to atmosphering covering earth like a blanket. We know that air is a bad conductor of heat। क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट का काम करता है। हमारी अर्थ के बाहर कैसा काम करता है, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह काम करता है। हम जानते हैं कि एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो बैड कंडक्टर हीट का बैड कंडक्टर होता है। The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day, even during the course of whole year. The atmosphere prevents a sudden increase in temperature during the daylight hours and during the night. It is so down the escape of heat into our outer space. Think of the moon, which is about the same distance from the sun. Earth is despite that on the surface of the moon. With the atmosphere, the temperature range 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट का काम करता है, और जो एयर होती है वह हमारे हीट की बैड कंडक्टर होती है। तो जो एयर का एटमॉस्फेयर होता है वह हमारी अर्थ को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करती है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे जो अर्थ होती है उसको क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करती है, एवरेज करके रखती है। और यह एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, यह घटने से रोकता है। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, थिंक ऑफ द मून विच अबाउट द सेम डिस्टेंस ऑफ द सन। क्या करते हैं कि जो मून होता है, हमारा चंद्रमा होता है, वो अर्थ से उतना ही दूर होता है जितना कि सन होता है। मतलब चंद्रमा और सूर्य हमारी पृथ्वी से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं। लेकिन क्या होता है, मून पर टेम्परेचर क्या होता है, -190 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो रात को, दिन में टेम्परेचर होता है यहाँ पर 190 डिग्री सेल्सियस, और रात को ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, सॉरी नाइट में ये टेम्परेचर 190 डिग्री होता है, और मॉर्निंग में क्या करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। मून और सन पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी लाइफ इम्पॉसिबल है, संभव नहीं होती है। अर्थ एक ऐसा है जहाँ पर लाइफ संभव होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो ब्लैंकेट का काम करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसलिए क्या हुआ, द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का रोल पता चला कि कैसे हमारे जीवन को बचाता है, कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ये हो गया हमारा द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल। अब इसको आगे देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ एयर, वाइंड्स, मूवमेंट्स ऑफ एयर। एयर्स में मूवमेंट्स होती है तो उसको हम बोलते हैं वाइंड्स। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग फ्रीजेस आफ्टर अ हॉट डे, एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ द रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। क्या करते हैं, बहती हुई एयर को हम वाइंड्स कहते हैं, जो बहती हुई हवा होती है उसको हम वाइंड्स कहते हैं। शाम के समय जो ठंडी हवा चलती है उसे हम क्या करते हैं, उसे देखकर या उसे फील करके हमको बड़ा अच्छा लगता है। पहली बारिश आने पर जो बड़ा बड़ा मज़ा आता है, ये हवा कैसे चलती है,
ये सब इसमें हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, क्या कारण है हवा के बहने का, एंड व्हाट डिसाइडेड विदर द मूवमेंट आल बी फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड और अ टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट ब्रिंग्स अस द वेलकम रेंस। क्या करते हैं कि अब ये देखते हैं कि यह हवा कैसे चलती है, हवा के मूवमेंट्स होने का क्या कारण होता है, इनको कौन डिसाइड करता है कि ये हवा कैसे बहेगी, कितनी तेज़ बहेगी, या फिर तूफान लेकर आएगी, या फिर और कुछ, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में। ऑल दिस फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस take place in atmosphere due to heating the air, formation of water vapor is formed due to, क्या करते हैं, जो ये फिनोमिना होता है, ये हवा चलती है, तूफान आता है, बारिश आती है, ये सब हमारे टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर वाष्प, ये हमारा जो टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, ये क्या करता है, वाष्प बनकर बादल के रूप में, पानी के रूप में गिरता है। वाष्प बनता है, वाष्प से बादल में जाता है और बादल से पानी के रूप में वापस अर्थ पर गिरता है। यह इवापोरेशन की वजह से होता है। और जो वाटर वेपर होता है वह किस तरह से फॉर्म होती है, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड, तो जो वाटर वेपर होती है ये किस तरीके से फॉर्म होती है वो इसके बारे में बताया गया है। तो मोमेंट्स ऑफ एयर किसके कारण होता है, हमारा हवा किसके कारण बहती है, तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर की वजह से हवा चलती है और इसी के कारण हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो इसमें ये बताया गया है, ये भी हमारा नेचुरल सोर्स है। अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, रेन क्या होती है, वर्षा क्या होती है। रेन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच।